हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज का टॉपिक है राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में नहीं जाएंगे, बुक वाली लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। एक लाइन में आपको मैं इसका अर्थ समझा देती हूँ और आगे जो हम इसकी मान्यताएं पढ़ेंगे उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके मॉडर्न अप्रोच में, आधुनिक उपागमों में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी खोजी गई थी। राजनीतिक और आर्थिक जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, उनके बीच अंतर्निर्भरता की खोज की गई थी। किस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से जो आर्थिक तत्व हैं वो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, वहाँ की नीतियों को, वहाँ की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, राजनीतिक विकास को प्रभावित करती है। इसी सब का अध्ययन हम राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। बेसिकली ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स का कोरिलेशन आपस में बताता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम वो बुक्स देख लेते हैं। एडम स्मिथ की इंपॉर्टेंट बुक है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। माल्थस की इंपॉर्टेंट बुक है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। डेविड रिकार्डो की बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जॉन मेनार्ड किन्स की बुक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें याद रखनी है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब देखे थे तो उसमें मैंने देखा था कि इनसे क्वेश्चंस बने हैं। ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के 4 चरण बताए हैं जो हमें सीक्वेंस में याद रखने हैं। इसे द स्टेज ऑफ पोलो डेवलपमेंट कहा जाता है। अब राजनीतिक विकास कैसा, जो कि आर्थिक आधार पर किया गया है, चाहे वो उत्पादन के साधनों का वितरण हो या उनके स्वामित्व पे रिलेटेड हो। देखिए, जैसे हमने मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या पढ़ी थी, जिस तरह से उन्होंने इतिहास के विकास के चरण बताए थे उसी तरह के चरण हैं ये। सेम वैसे नहीं है, सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि जैसे वहाँ पे आर्थिक तत्वों को आधार मानकर विकास किस तरह हुआ है ये बताया गया है। ऑर्गेन्स्की ने भी यही बताया है कि सबसे पहले एकीकरण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद में औद्योगिकरण हुआ, 3rd नंबर पे लोक कल्याण, खुशहाली आई, और 4th नंबर पे प्रचुरता और संपन्नता आई, यानी एजुकेशन आई, लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हुए हैं। और ये जो 4th स्टेज, जो एडवांस स्टेज उन्होंने बताई है, वो अभी हम यूएसए में देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विचारक हैं डब्ल्यू रोस्टोव, जिन्होंने 1960 में द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की। और इसमें भी जो उन्होंने विकास के चरण बताए हैं, ये सीक्वेंस में याद रखने हैं हमको। 6 चरण उन्होंने बताए हैं कि सबसे पहले परंपरागत समाज था, उसके बाद में पूर्व की स्थिति के लिए दौड़ करने वाला। अब पूर्व की स्थिति के लिए दौड़ मतलब कि जो वो संक्रमणकाली जो व्यवस्था थी जिसमें कृषि के साथ औद्योगिकरण होने लगा था, अल्प विकास होने लगा था, ये वही स्थिति है। 3rd नंबर पर है परंपरागत समाज को आधुनिक समाज की ओर बढ़ने की दौड़, ये पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था है। 4th है परिपक्वता की ओर बढ़ना, इसे पोस्ट टेक ऑफ स्टेज भी कहा जाता है। इसके अंदर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की व्यवस्था की गई थी, अमीरी ज़्यादा बढ़ गई थी, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा आ गई थी। 5th है उच्च उपभोग की व्यवस्था, जनपुंज का उपयोग, यानी सिटीजन इसमें सक्रिय हो गए थे। देखिए, ये इतिहास की व्याख्या नहीं है, इसके अंदर उन्होंने आदर्श चरण बताए हैं कि इस तरह से राजनीतिक विकास होगा, एक सोसाइटी इन चरणों को पार करती हुई एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट इसका चरण जो बताया था वो था गुणवत्ता की खोज, और ये वाला चरण उन्होंने बाद में जोड़ा था।
चिलकोटे ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके विकास के निम्न क्रम बताए हैं। फर्स्ट नंबर पे आएगा वणिकवाद, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, सेकंड नंबर पे है उदारवाद और थर्ड नंबर पे है मार्क्सवाद। देखिए जो मेन थिंकर्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं कि जो व्यापार की फ्रीडम है, जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, वो ही नेचुरल लिबर्टी है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है। उन्होंने मार्केट को, बाजार को प्रदर्श हाथ की संज्ञा दी है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशल इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। फ्री कंपटीशन की बात करते हैं वो, मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और राज्य की अहस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन करते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार एक राज्य का क्या कार्य होना चाहिए? उसका कार्य होना चाहिए सुरक्षा देना, न्याय देना और सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना। ये इम्पोर्टेंट कार्य उन्होंने राज्य के बताए हैं। इसके अलावा वो राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो होती है, पॉपुलेशन, वो रेखा गणितीय आधार पर बढ़ती है और जो खाद्य पूर्ति होती है, जो खाद्यांश हैं, वो अंक गणितीय श्रेणी के अंदर वृद्धि करते हैं। डेविड रिकार्डो ने दो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत दिए थे, अधिशेष का सिद्धांत और मूल्य का श्रम सिद्धांत, जिसे आगे जाकर कार्ल मार्क्स ने अपनाया था। राजनीतिक अर्थशास्त्र की इम्पोर्टेंट मान्यताएं देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए इस उपागम के अंतर राजनीति को जो वर्तमान बाजार व्यवस्था है उसके तुल्य माना जाता है और कहा जाता है कि जो राजनीति और आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बीच में एक सीक्वेंस में कोरिलेशन है, ढूंढा जाता है ये कोरिलेशन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक अंतर्विषयक उपागम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति और आर्थिक व्यवहार में सिमिलैरिटीज़ है और इन दोनों को जब एनालाइज किया जाता है, दोनों का विश्लेषण किया जाता है तो एक जैसे असम्पशन लेके चला जाता है, एक जैसी संकल्पनाएं मानी जाती है, एक तरह के टर्म यूज़ किए जाते हैं, शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस अप्रोच का ये है कि राजनीतिक प्रक्रिया में कॉन्फ्लिक्ट की जगह, संघर्ष की जगह सहयोग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड सभी के लिए लाभकारी है, ये बात राजनीतिक अर्थशास्त्र के समर्थक मानते हैं और तुलनात्मक लाभ के लिए कंपैरेटिवली सबका प्रॉफिट होना चाहिए, ये मानते हुए ये लोग राजनीतिक अर्थशास्त्र का समर्थन करते हैं। देखिए कीन्स ने कल्याणकारी राज्य की यानी हस्तक्षेपवादी राज्य की बात की थी और बाद में इनका सिद्धांत इतना सफल नहीं हुआ था उस वक्त, और जब लेटर ऑन आगे जब हम नव उदारवादी प्रक्रिया देखते हैं पश्चिमी यूरोप, अमेरिका में, जब इन नव उदारवादी नीतियों का समर्थन होने लगा, वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को लाभप्रद माने जाना लगा। देखिए राजनीतिक अर्थशास्त्र के विकास में कुछ और थिंकर्स हैं जिन्होंने सहयोग दिया, एंथनी डाउन्स, बुकेनन, जी टेलॉक, ऑल्सन, ये कुछ नाम हैं जो भी राजनीतिक अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। देखिए जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है उसके ओपोज में या हम कहें प्रतिक्रिया स्वरूप जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी हैं, उन्होंने क्या कहा है? मार्क्सवादी सिद्धांत ने इस राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रत्युत्तर में कहा है कि जो उदारवादी थे, जो लिबरलिस्ट थे, इन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, पूंजीवाद का, इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए ये जो मार्केट के रूल्स हैं, बाजारवादी नियम हैं, इनको नेचुरल मान लिया, और जबकि ये तो एक तरह से शोषण का यंत्र है। और इसी आधार पर मार्क्स ने, लेनिन ने अपनी मान्यताएं दी है और इनको व्यवस्थित रूप में लाते हुए, इनके आगे के रिजल्ट देखते हुए आगे के विचारकों ने पराश्रितता निर्भरता सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कोर राष्ट्र परिधि राष्ट्रों का शोषण करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक किया करिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। आप कमेंट्स कीजिए, बताइए कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियोस चाहिए। अगर आपको
चैनल पे वीडियोस उपयोगी लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।